दोस्तों नमस्कार। देश इंतजार कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का। इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी बिसात 2024 को ही ध्यान में रखकर बिछा रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए 2024 से पहले गुजरात में अगर बीजेपी को हार मिल जाती है तो क्या गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा? वाटरलू, नेपोलियन पूरी दुनिया को जीतने के बाद वाटरलू में हारा था और उसके बाद उसका खेल खत्म हो गया था। तो क्या 2024 से पहले गुजरात के चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो चले हैं कि गुजरात मॉडल और राजनीतिक जमीन जो बीजेपी की थी उससे हटकर बहुत से राज जब गुजरात में दफन हैं, तो गुजरात विधानसभा में जिसके पास सत्ता की चाबी होगी वह गुजरात के जरिए इस देश की राजनीति को पलटने की ताकत रख पाएगा क्या? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि गुजरात में पहली बार सीधे मुकाबला नहीं है, यानी एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। ऐसा नहीं है, बीते 27 सालों से यही हो रहा था। लेकिन गुजरात का एक अपना इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी के काल को याद कीजिए। उस वक्त गुजरात में ही छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद दिल्ली की सत्ता चली गई इंदिरा गांधी के हाथों। और आज की तारीख में जब उन पन्नों को पलटते हुए हम 47 बरस बाद आकर खड़े होते हैं तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सबब मौजूदा वक्त का है, क्योंकि राजनीतिक जमीन दरक रही है और गुजरात मॉडल काम नहीं कर रहा है। इसका एहसास ठीक एक बरस पहले यानी सितंबर का ही महीना और बरस 2021 जब दिल्ली ने निर्णय लिया कि गुजरात मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। अब सवाल यह है कि एक साल के बाद क्या उन्हें टिकट भी दिया जाए या ना दिया जाए, या एक बरस पहले जिन बातों का जिक्र मंत्रिमंडल को बदलते वक्त किया गया था कि गुजरात के मंत्रियों का प्रभाव लोगों पर नहीं है। बीजेपी राजनीतिक जमीन इस मंत्रिमंडल के आसरे गंवा रही है। मुख्यमंत्री रूपाणी का भी कोई असर लोगों पर है नहीं। यानी जिस गुजरात मॉडल और राजनीतिक जमीन का जिक्र था, क्या उसमें सेंध लगाने के लिए अब केजरीवाल सामने आ चुके हैं? राजनीतिक तौर पर यह असंभव परिस्थिति लग सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ 24,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और पिछले बरस जब नगर निगम के चुनाव हुए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, तो उसमें आम आदमी पार्टी को सिर्फ सूरत में जीत मिली और सूरत में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। एक तरफ 93 सीट यानी 93 सीटों पर बीजेपी जीती और दूसरी तरफ 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद जब बरस भर के बाद ही जब परिस्थितियों को आज परखने की जरूरत है और उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए 5-6 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल यही है कि क्या केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी यह कहकर बजा दी है कि सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, यानी जीत नहीं मिलेगी, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा और सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। और इस खतरे की घंटी के साथ कांग्रेस और केजरीवाल का साथ आने वाले वक्त में उस दिल्ली के राजनीतिक प्रयोग के जरिए जब पहली बार दिल्ली में भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस समर्थन कर रही थी। सवाल यह है, जरा ध्यान दीजिए, जब केजरीवाल खतरे की घंटी का हम जिक्र कर रहे हैं तो दिल्ली के भीतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप, सीबीआई, ईडी सारे छापे मारे जा रहे हैं। उपराज्यपाल अपने तरीके से केस दर केस लाद रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी मुखर होकर सीधे कटघरे में और किसी को नहीं प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर रही है। सबको पता है कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जीते हैं और मरते हैं। राजनीतिक तौर पर उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना है और विपक्ष को पता है कि सेंध वहीं पर लगानी है। लेकिन सबसे तीखी सेंध गुजरात में लग सकती है क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे मुख्यमंत्रित्व काल को यानी 2001 से लेकर 2014 तक 13 बरस के दौर के राज दफन है और जिसके पास सत्ता की चाबी होगी
वह अगर उन फाइलों को खोलना शुरू कर देगा तब 2024 भी सामने आ नहीं पाएगा, क्योंकि उन फाइलों में क्या क्या दर्ज है, वहां की नौकरशाही, वहां के पुलिस, वहां के पॉलिटिशियंस के साथ वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता, बहुत सारी चीजें दफन है। उन फाइलों को खोलने का मतलब होगा 2024 से पहले गुजरात मॉडल का एक नायाब चेहरा उभर कर आ जाए। खतरे की घंटी पहला सब्जेक्ट है। दूसरी परिस्थिति उससे आगे की है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी अगर सिमट गई तो क्या वाकई मोदी भी सिमट जाएंगे? उसकी वजह दोबारा वो फाइल है या फिर राजनीतिक तौर पर जिस प्रयोगशाला को आरएसएस ने बनाया और आरएसएस के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया, उस गुजरात की प्रयोगशाला से आरएसएस अब पल्ला झाड़ना चाहती है या आगे निकलना चाहती है? नरेंद्र मोदी उस मॉडल को राजनीतिक तौर पर लगातार सहलाते हुए राजनीतिक जीत हासिल करना चाहते हैं या फिर वो मानकर चल रहे थे कि दरअसल आम आदमी पार्टी के बढ़ने का मतलब यह होगा कि कुछ वोट कांग्रेस के कटेंगे और उसके बाद 150 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत जाएगी, यानी 2/3 का नारा फलीभूत हो जाएगा। यह क्या सही है? ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक समानांतर केजरीवाल ना तो धारा 370 पर बोलते हैं, ना ही बिल्किस बानो पर बोलते हैं, ना ही सेना को लेकर वो कोई टिप्पणी करते हैं, ना ही मदरसों को लेकर वह किसी तरीके से कोई भी शब्द या बयां देते हैं। 3 तलाक का मुद्दा उठा तब भी उन्होंने खामोशी बरती। अयोध्या, काशी, मथुरा केजरीवाल कुछ नहीं बोलते हैं। उल्टे बुजुर्गों को वो अयोध्या की सैर भी कराते हैं, खुद गले में रुद्राक्ष की माला डालते हुए भी नजर आते हैं, हनुमान पाठ करते हुए भी नजर आते हैं। यानी एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए काफी है, और उन्हें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हिंदूवादी पार्टी नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ खड़ी हुई है। यानी केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पर कोई बैगेज नहीं है, जिस बैगेज पर निशाना बीजेपी और अमित शाह की बिसात और नरेंद्र मोदी के भाषण लगातार चलते रहते हैं। यहां पर संकट की शुरुआत होती है। क्या गुजरात के वोट बैंक में जब सेंध लगेगी तो केजरीवाल के पास ज्यादा वोट बीजेपी के आएंगे, वह भी उन इलाकों में जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है। और खास तौर से सूरत का जिक्र इसलिए क्योंकि पिछली बार तो 16 में से 15 सीट बीजेपी जीती थी। यानी बीजेपी अपनी पराकाष्ठा पर है। तीसरा सवाल, जो समीकरण है गुजरात के भीतर में, उसमें 2 तबके बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे। एक तबका है मुस्लिमों का और दूसरा तबका है पाटीदार समुदाय का। पाटीदार के सहयोग और वोट के जरिए ही 2017 में कांग्रेस 77 सीट जीत पाई या 100 के नीचे बीजेपी आ गई, 99 सीट ही जीत पाई। हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए और जिस सवाल को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका विरोध करते हुए अब सवाल यह है क्या उनके पास अब एक नया विकल्प केजरीवाल के तौर पर आ गया है। और यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि अगर पाटीदार समुदाय और मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो इस 20% की जोड़ कहीं नहीं मिलेगी। इसका अगला सवाल ओबीसी से भी जुड़ा हुआ है। वह भी फाइल एक दर्ज है जिसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जाति को क्या 2001 में शामिल किया गया ओबीसी में, और उस समय के जो आरटीआई के जो दस्तावेज बतलाते हैं कि जिस जाति से वह आते हैं वह उससे पहले ओबीसी में नहीं थी, लेकिन आने वाले वक्त में ओबीसी की राजनीति को साधना था। लेकिन बीजेपी यहां जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, यह तो 94 में ही दरअसल ओबीसी में शामिल कर लिया गया था। हां, उसकी कुछ उपजातियों को छोड़ दिया गया था, यह गलती हुई थी, तो उपजातियों को 2001 में शामिल कर लिया गया। लेकिन फाइल खुलेगी जिसके पास सत्ता की चाबी होगी, यानी ओबीसी की पूरी राजनीति, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी ओबीसी की तादाद सबसे ज्यादा है। और ओबीसी की राजनीति को अगर यह कहकर सेंध लगा दिया गया खुले तौर पर कि एक ऐसी जाति जो व्यापारिक जाति, जो पूंजी के लिहाज से रईस जाति, उसको ओबीसी में इसलिए लाया गया कि राजनीतिक तौर पर लाभ मिले, शायद यह बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी फाइलें दर्ज हैं और दस्तावेज
दफन है वहां पर जिसके पास सत्ता की चाबी होगी वह उसको खोलना चाहेगा। अगला सवाल उससे कहीं आगे का है कि जिस प्रयोगशाला का जिक्र गुजरात को लेकर 2002 के दंगों के बाद लगातार होता रहा और उसके बाद यह भी सवाल आया कि गुजरात एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां से नरेंद्र मोदी का उदय आरएसएस के लिए अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के विकल्प के तौर पर उम्र के लिहाज से, विचार के लिहाज से, विस्तार के लिहाज से, तीनों लिहाज से फिट बैठता है। लेकिन एक कालखंड के बाद आरएसएस के भीतर भी अब यह सवाल है कि जिस डेवलपमेंट का जिक्र और जिस गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और जिस गवर्नेंस के आश्रय आरएसएस को भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं या प्रयोगशाला में राजनीतिक तौर पर झंडा उठाने वालों की फेरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया है, उसमें आरएसएस की विचारधारा कहीं गायब तो नहीं हो रही है। और अगर सत्ता की चाबी गुजरात के भीतर बीजेपी के पास ना रहे और सत्ता की चाबी अगर केजरीवाल के पास आ जाए तो यह राजनीतिक तौर पर जीत विपक्ष की होगी, केजरीवाल की होगी, जी नहीं, यह हार सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होगी। क्योंकि जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया राजनीतिक तौर पर उनका कोई प्रभाव गुजरात के समाज के भीतर और वोट के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे नहीं है। सीआर पाटिल अपने तौर पर आज की तारीख में सबसे प्रभावी हैं, लेकिन उनसे 36 का आंकड़ा लिए हुए अमित शाह हैं। रूपाणी इससे पहले थे तब ठीक था, उसके बाद भूपेंद्र पटेल आए, सीआर पाटिल प्रभावी हैं। यह कशमकश बीजेपी के भीतर जो अंदरूनी अंतर्विरोध है उसको भी उभार रही है। लेकिन फिर लौटिए उस आखिरी सवाल को लेकर जहां पर केजरीवाल की मौजूदगी किस परिस्थिति में गुजरात को खड़ा कर रही है। केजरीवाल के राजनीतिक मॉडल की यह खासियत है कि वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो उसे शिफ्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती है। दिल्ली के भीतर जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी यूं ही सत्ता में नहीं आई, बल्कि जो वोटर थे वह अकालियों के वोटर भी शिफ्ट हुए और कांग्रेस के वोटर भी शिफ्ट हुए। वहां बीजेपी की कोई राजनीतिक जमीन रही नहीं तो उसके वोटरों का सवाल नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में गुजरात के भीतर शहर हो या गांव, सौराष्ट्र का इलाका खास तौर से, वहां की परिस्थितियों को अगर परखिएगा तो वह कांग्रेस के हक में कुछ जिले हैं, कुछ जिलों पर प्रभाव बीजेपी का है, लेकिन दोनों जगहों के वोटर शिफ्ट होने की स्थिति में खड़े हो रहे हैं। और इससे पहले हम इसके पूरे आंकड़े को आपके सामने रखें उससे पहले एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर बड़ी वायरल हो गई क्योंकि किसी ऑटो वाले के घर जमीन पर बैठकर भोजन करना यह हो सकता है कि टैक्टिस हो केजरीवाल की, लेकिन गुजरात की पहचान और वहां का पैसा, वहां की पूंजी, वहां के आरएसएस की प्रयोगशाला, वहां पर गुजरात मॉडल, वहां पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन एक झटके में इस तस्वीर के आश्रय और इस तस्वीर से पहले उस पुलिस के साथ दो दो हाथ करते हुए जब केजरीवाल दिखाई देते हैं तो पुलिस से कहना कि हमको आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत भी नहीं चाहिए। मैसेज इसके पीछे यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस पूरे कालखंड में गुजरात पुलिस को लेकर जो सवाल लोगों के जहन में है, वो चाहे पाटीदार समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासियों का बात हो, चाहे वहां पर मुस्लिमों का सवाल हो, इन सारे सवालों के भीतर ही पुलिस से दो दो हाथ करने की परिस्थिति गुजरात में जब किसी वीडियो के जरिए वायरल होती है और लोगों के भीतर एक सवाल होता है कि अगर एक राजनीतिक मॉडल स्कूल और अस्पताल का लिए हुए केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात के भीतर स्कूल और अस्पताल दोनों की बदहाली या उसकी महंगाई किसी से छुपी हुई नहीं है। अस्पताल में इलाज कराना बड़ा मुश्किल काम है, स्कूलों के भीतर पढ़ाई मिल जाए इसको लेकर भी बहुत सवाल हैं, शिक्षकों की कमी का होना। यानी ध्यान दीजिए, राजनीतिक मॉडल के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सामाजिक तौर पर प्रभावित करता है, दूसरा आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करता है। और इस मॉडल के दायरे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोटरों को इस बात का एहसास हो कि दरअसल यह सिर्फ इसलिए है कि गवर्नेंस नजर आएगी, काम होगा और यह शिफ्ट
2017 के चुनाव के तहत सिर्फ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 2017 में बीजेपी को 99 सीट मिली थी, 49% वोट मिले थे। कांग्रेस को 77 सीट मिली थी, लगभग 42% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को तो 0.1% वोट मिला था, 24,918 वोट। उससे ज्यादा तो बीएसपी थी, जिसको 2 लाख के लगभग वोट मिला। उससे ज्यादा भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, जिसको 2,22,000 वोट मिला। यानी ध्यान दीजिए, बीएसपी का मतलब दलित वोट बैंक माना गया, भारतीय ट्राइबल पार्टी के जरिए ट्राइबल कम्युनिटी को देखा गया। और सच यह है कि गुजरात के भीतर दलितों की तादाद 7% और आदिवासियों की तादाद लगभग 14-15% है। दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 22%। लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी भी दोनों मिला के भी 1.5% तक नहीं पहुंच पाती है। यानी एक विकल्प की खोज बीते 27 बरस से बीजेपी की सत्ता, बीते 27 बरस से बीजेपी की सत्ता से बेदखल ना कर पाने की स्थिति में कांग्रेस और इसमें केजरीवाल की एंट्री, यह एक परसेप्शन की लड़ाई है, जिसमें सत्ता की चाबी गुजरात की जनता क्यों दिलाना चाहती होगी केजरीवाल को, इसको लेकर अब जरा सवालों को गौर कीजिएगा। अहमदाबाद की 21 सीटों में बीजेपी के पास 15 सीट है, जो खास तौर से शहरी बेल्ट है। जो अलग अलग जिलों में शहरी बेल्ट के हिसाब से देखिएगा तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, भावनगर और गांधीनगर, यहां की कुल 67 सीटें हैं। 67 में से 53 सीट बीजेपी के पास है और 14 सीट कांग्रेस के पास है। इसके ठीक समानांतर एक दूसरी स्थिति देखिए, जहां कांग्रेस का वर्चस्व है। अमरेली, अरावली, मोरबी, जूनागढ़, जामनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ, यहां के 8 जिलों की 34 सीटों में से 29 सीट पर कांग्रेस जीती है, सिर्फ 5 सीट पर बीजेपी। यानी एक लिहाज से समूचे गुजरात पर बीजेपी का कब्जा नहीं है, वह एक सिस्टमेटिकली पॉकेट्स पे कब्जा करते हुए बहुमत के नजदीक पहुंच जाती है और फिर उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन जैसे ही एक तीसरी ताकत निकल कर आती है, और वो ताकत बिना उस विचारधारा के जिसमें ना तो बीजेपी वाला सोचे कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है, ना कांग्रेस सोचे कि दरअसल यह हिंदूवादी पार्टी है और राम राम करते हुए चीजों को अपने अनुकूल करना चाहती है। सवाल पहली बार गुजरात के भीतर यही हो चला है कि जो शहरी मिजाज है, जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है, राजकोट की 8 सीट में बीजेपी 6 सीट पर जीती, सूरत की 16 सीट में से 15 सीट पर जीती। उसी सूरत में जब वोटिंग होती है कॉरपोरेशन के चुनाव में, तो वहां पर 27 सीट आम आदमी पार्टी जीतती है, कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाती है। तो क्या सिर्फ सूरत में सेंध लगाने की स्थिति में खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, या सूरत के कॉरपोरेशन के भीतर भी इन 27 लोगों ने जो शोर मचाया बीते 1 बरस के दौर में, उससे आवाज पूरे गुजरात में उठी है? क्या यह भी सवाल है? हो सकता है। लेकिन जिस परसेप्शन का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, उसमें वडोदरा की बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, 10 में से 2 कांग्रेस के पास है। भावनगर में, जो एक लिहाज से सौराष्ट्र के इलाके में आता है, यानी सौराष्ट्र के इलाके में कुछ सीटों पर या कुछ जिलों में कब्जा बीजेपी का है, कुछ जगहों पर जैसे अमरेली का जिक्र करें, 5 में से 5 सीट कांग्रेस के पास है। शहर और गांव के बीच की दूरियों को इस रूप में भी समझने की कोशिश करनी होगी कि ग्रामीण जीवन की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां जितनी नाजुक है, उसकी तुलना में शहर के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बीजेपी को लेकर सवाल ज्यादा हैं। सवाल कम गांव में जरूर है, लेकिन विकल्प की खोज वहां भी है। यह स्थिति भावनगर में भी नजर आती है और यह कच्छ के इलाके में भी नजर आती है, जहां पे पूरा प्रभाव बीजेपी का रहा है। तो क्या केजरीवाल की एंट्री उस ओबीसी के जरिए, उस ट्राइबल के जरिए, उस पाटीदार के जरिए, उस दलित के जरिए या उस ऊंची जातियों के जरिए सेंध लगा रही है, या एक परसेप्शन बदल रही है? और परसेप्शन बदलने में पहली बार बीजेपी के अंतर्विरोध और आरएसएस के भीतर से उठते हुए सवाल कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे हैं केजरीवाल को। और नाक तले जिन बातों का जिक्र दिल्ली में बैठकर बिसात गुजरात को लेकर यह कहकर बिछाई जा रही है कि सपने नहीं खरीदे जाते हैं, लेकिन सपने दिखाकर उसे जुमलों में तब्दील करने की परिस्थितियां गुजरात के लोग आर्थिक तौर पर इसलिए समझते हैं क्योंकि रास्ता वो जानते हैं।
पूंजी का रास्ता, मुनाफे का रास्ता, व्यापार का रास्ता उन्हें जानकारी है और यह भी पता है कि दुनिया भर में फैले हुए गुजरातियों के हक में गुजरात के भीतर सारे चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गुजरातियों का प्रभाव, पंजाब के भीतर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सिखों का प्रभाव, ध्यान दीजिए बहुत सारी परिस्थिति मेल खा रही है। जो बाहर हैं वो चाहते हैं कि उनके राज्य की स्थिति ठीक हो, वो चाहते हैं कि उनके लिए लौटने का रास्ता बने, वो चाहते हैं कि उनके जो परिजन यहां पर रह रहे हैं और उनकी जो नई पीढ़ियां खड़ी हो रही हैं उनके लिए रास्ता बने। तो क्या वो केजरीवाल में उम्मीद देख रहे हैं? क्योंकि जिस परसेप्शन की पीठ पर केजरीवाल सवार हैं उसमें आप ओबीसी वोट बैंक नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि पाटीदार और मुस्लिम इन वोट बैंक को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ 2002 के दंगे हैं और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल द्वारा पाटीदारों का वो आंदोलन खड़ा किया गया था 2015 में, जिसके आश्रय एकजुट पाटीदारों को लगा कि वो सत्ता से किसी को भी बेदखल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के 5-6 वर्षों में यही नजर आया कि दरअसल पाटीदारों को जगह दे दीजिए सत्ता में, यह खामोश हो जाएंगे। लेकिन वो बड़ा तबका कहीं अपने आप को कमजोर मानने लगा और इस रूप में देखने लगा कि उसकी हथेली तो खाली है। तो शायद यह वोट बैंक बड़ी सेंध लगाने की स्थिति में है। दूसरी बात, जहां पर ऊंची जाति और आदिवासियों का जिक्र होगा, इन दोनों क्षेत्रों में आरएसएस का प्रभाव बहुत ज्यादा है और आरएसएस के भीतर उठते हुए सवाल गुजरात को लेकर भी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, पूरे मंत्रिमंडल को बदल देते हैं और गुजरात के आरएसएस की बॉडी से कोई संवाद नहीं करते हैं। यह कौन सी परिस्थिति है? जबकि गुजरात मॉडल प्रयोगशाला के तौर पर जब खड़ा किया जा रहा था तो उसमें तो प्रवीण तोगड़िया भी थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। उस समय तो आरएसएस के स्वयंसेवक गुजरात को प्रयोगशाला बनाने पर उतारू थे। उस समय के सुदर्शन हुआ करते थे, मोहन भागवत दूसरे नंबर पर थे, आज मोहन भागवत नंबर 1 पर हैं। तो क्या यह बिल्कुल नई परिस्थिति गुजरात के भीतर बीजेपी की राजनीतिक जमी को दरकते हुए दिखला रही है या गुजरात मॉडल के फुर्र हो जाने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर रही है? यह हो सकता है, क्योंकि जिस रूप में अब ऐलान इस बात का हो रहा है, कांग्रेस की भी लंबी फहरिस्त है। हम आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिला देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा देंगे, 3 लाख तक कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, 30,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देंगे, 4 लाख कोरोना पीड़ित से जो मौत हो गई उनको दिए जाएंगे, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 1 लीटर में 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा और युवाओं को 30,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। लेकिन केजरीवाल की फहरिस्त भी जरा समझिए, वो कहते हैं कि सीएम हो या अफसर, भ्रष्टाचार किया तो जेल। मैसेज क्या है? करप्शन के तहत अगर पूरी सरकार को बदला गया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सवाल आरएसएस के भीतर भी है और लोगों के जहन में भी है कि अगर वो करप्ट थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह वो सवाल उठाते हैं। रिश्वतखोरी बंद, पैसा सिर्फ जनता पर खर्च, यानी जिस रेवड़ियों का जिक्र है वह रेवड़ी शिफ्ट तो होगी, लेकिन रिश्वतखोरी सिर्फ गुजरात नहीं देश भर के भीतर इस दौर में बहुत रिश्वतखोरी बढ़ गई है। जहरीली शराब और अन्य काले धंधे जो हैं इनको लेकर सवाल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अडानी पर कोई सीधा हमला केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर देती है। सवाल यह है कि जो वहां की मुस्लिम कम्युनिटी है उसको लेकर कोई सवाल उठाने से बचते हैं केजरीवाल, और इसके ठीक पैरेलल में यह जरूर कहते हैं जो भी स्कैम हुए 10 साल के भीतर पेपर लीक को लेकर उसकी जांच भी करेंगे। सवाल आखिर यही है कि गुजरात का सच क्या है? गुजरात का सच 2 बातों पर टिका था बीते 27 बरस में। पहली बात, बीजेपी की सत्ता बहुत मजबूत थी, जातीय आधार पर मजबूती आई और आर्थिक तौर पर भी कॉरपोरेट की मजबूती ने उसे आगे बढ़ा दिया, खासतौर से वाइब्रेंट गुजरात के जरिए। यह पहला सच था। दूसरा सच था कि जो भी विरोध करने वाला सामने आया उसके खिलाफ या तो कार्रवाई हुई या दबाव बनाया गया कि वो साथ खड़ा हो जाए या फिर कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी या बीजेपी की सत्ता के लिए काम करे। एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी गई और इससे जुड़ी हुई परिस्थिति थी कि नैतिक तौर पर और शायद उग्र तेवर के साथ कांग्रेस मैदान में कभी उतर नहीं पाई। वहां के नेताओं की परिस्थिति रही हो या दिल्ली की जो भी सोच रही हो, ऐसे में केजरीवाल दिल्ली छोड़कर जब गुजरात की गलियों में घूम रहे हैं, ऑटो वालों के घर जा रहे हैं, तो उसके दबाव में बीजेपी को भी अब काम करना पड़ रहा है। लेकिन उसके पीछे 27 साल का एक ऐसा झोला है जिस झोले में इतने छेद हैं
कि उन छेदों से जो टपक रहा है वो गुजरात के लोगों को दिखाई दे रहा है। और शायद यही खतरे की घंटी पहली बार बज चुकी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्हें लगने लगा है गुजरात कहीं उनका वाटरलू ना हो जाए और 2024 दूर की गोटी ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।